हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिक्योस्टमी। तो ट्रिक्योस्टमी होती क्या है एंड ट्रिक्योस्टमी के इंडिकेशंस क्या होते हैं, ट्रिक्योस्टमी के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ट्रिक्योस्टमी वर्ड है, ये किससे मिलकर बना है पहले तो ये देखते हैं। ये दो टर्म्स से मिलकर बना है, ट्रैकिया प्लस ऑस्टोमी। ऑस्टोमी का क्या मतलब होता है, जब भी हम कोई ओपनिंग क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं, ओपनिंग को बोलते हैं क्रिएट करने को ऑस्टोमी। एंड ट्रैकिया क्या है, हमारा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ओके, तो क्या होता है ट्रैकिया है क्या। ट्रैकिया हमारा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑर्गन है जो कि जिसके अंदर क्या होती हैं 16 से 12 कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं। ये मान लो ये हमारा ट्रैकिया है और ट्रैकिया से ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया से ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा लैरिंग्स। तो लैरिंग्स से और ये ट्रैकिया ले जाता कहाँ पर है, एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर को ले जाता है ये लंग्स में। तो ये हमारे दो लंग्स हो गए। तो लैरिंग्स से लाया एयर को, ऑक्सीजनेटेड एयर को, मतलब ऑक्सीजन ले जा रहा है बेसिकली। कहाँ पर ले जा रहा है, ट्रैकिया बीच का जो ये ऑर्गन है लैरिंग्स में, लंग्स में लेकर जा रहा है लैरिंग्स से। ठीक है, अब मान लो हुआ क्या, हमारे ट्रैकिया के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी ट्रैकिया के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर किसी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो रहा है, लैरिंग्स से एयर आ नहीं पा रही है ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया में ही एयर नहीं आ पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है लंग्स में भी नहीं आ पाएगी। तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है पेशेंट को। अब भाई एयर ऊपर से ही नहीं आ रही है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन से नहीं आ रही, तो ट्रैकिया में कहाँ से आ जाएगी, और लंग्स में भी नहीं जा पाएगी, यहाँ पर भी नहीं जा पाएगी, कोलैप्स हो जाएंगे हमारे लंग्स। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम करते क्या हैं, हम करते हैं कि यहाँ पर ट्रैकिया में सर्जिकली एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं। क्या करेंगे, एक ओपनिंग क्रिएट करेंगे ट्रैकिया के अंदर। किस लिए करेंगे, टू स्टैब्लिश अ एयरवे, एयरवे को स्टैब्लिश करने के लिए एक ओपनिंग क्रिएट करेंगे ट्रैकिया के अंदर। तो एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं हम ट्रैकिया में टू स्टैब्लिश अ एयरवे। और जो ये ट्यूब होती है यहाँ ओपनिंग से जो अटैच होती है वो कहाँ अटैच करते हैं, वो हम अटैच करते हैं या तो मैकेनिकल वेंटिलेटर से या फिर किसी ऑक्सीजन डिलीवरिंग डिवाइस से। ठीक है, या तो मान लो यहाँ पे एक वेंटिलेटर रखा है उससे इसको अटैच कर देंगे। तो इसको अटैच करने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो बंदा यहाँ से मुंह से सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम थी कि ट्रैकिया के थ्रू क्या है लंग्स में जा नहीं पा रही है एयर, तो क्या हुआ, ये ट्यूब हमने कनेक्ट कर दी कहाँ पर, एंडोट्रेकियल ट्यूब किसी ऑक्सीजन डिलीवरिंग मशीन से कनेक्ट कर दी या वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दी। तो अब ये मशीन क्या करेगी, ऑक्सीजन डिलीवर करेगी ट्रैकिया के अंदर। ये ओपनिंग है, अब यहाँ से ट्रैकिया एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू एयर कहाँ चली जाएगी, ऑक्सीजनेटेड एयर ट्रैकिया के अंदर चली जाएगी, ट्रैकिया से हमारे लंग्स में चली जाएगी। तो जो प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, तो जो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो रही थी वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ट्रैकियोस्टमी क्या है, ट्रैकियोस्टमी इज एन ओपनिंग मेड सर्जिकली डायरेक्टली इनटू द ट्रैकिया टू एस्टैब्लिश एन एयरवे एंड द ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू द ऑक्सीजन डिलीवरिंग डिवाइस और अ मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो ये इतना समझ आ गया होगा, काफी इजी था ये। अब इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं। तो इंडिकेशंस की जब भी बात करेंगे, इंडिकेशंस में हमें याद रखने हैं 5R। 5R होते हैं जब हमें ट्रैकियोस्टमी क्या है पेशेंट के अंदर करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहला तो ये है कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हुआ है तो फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है जिसकी वजह से एयर जो है लंग्स में जा नहीं पा रही है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। दूसरा है रेस्पिरेटरी फेलियर, पूरी तरह से रेस्पिरेशन जो है सीज हो गया है,
ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब तो ये है कि ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, नैरोइंग हो गई है किसी चीज की, लैरिंग्स की या फिर किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन की, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन स्लो हो गया है लेकिन हो रहा है। रेस्पिरेटरी फेलियर, फेलियर का मतलब क्या है? बिल्कुल ही बंद हो गया है रेस्पिरेशन। तीसरा होता है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, मतलब एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल रेस्पिरेशन। चौथा होता है रिमूवल ऑफ रिटेन्ड सिक्रीशन, मतलब कोई सिक्रीशंस, बहुत ज्यादा सिक्रीशंस की वजह से जब क्या हो, हमारा रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा तो हम उस सिक्रीशंस को निकालने के लिए भी ट्रिक्योस्टमी कर सकते हैं। लास्ट होता है रिमूवल ऑफ डेड स्पेसेस, मतलब कि गंदगी अगर मान लो कि इकट्ठी हो गई है तो उस चीज को भी हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? ट्रिक्योस्टमी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इंडिकेशंस की। 5 आर याद रखने हैं: रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, रिमूवल ऑफ रिटेन सिक्रीशंस एंड रिमूवल ऑफ डेड स्पेसेस। तो ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हमें क्या है? ट्रिक्योस्टमी करनी होती है, जिसमें हम ओपनिंग क्रिएट करेंगे ट्रैकिया के अंदर। तो अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ ट्रिक्योस्टमी की, कि ट्रिक्योस्टमी के टाइप कितने होते हैं। तो ट्रिक्योस्टमी के इंसीजन के बेसिस पे 2 टाइप होते हैं, कि किस टाइप का इंसीजन होगा और कहाँ पर इंसीजन होगा। तो इंसीजन के टाइप पे पहले देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंसीजन 2 टाइप की ट्रिक्योस्टमी होती है, हाई एंड लो। ऑन बेसिस ऑफ इंसीजन, एक होती है हाई ट्रिक्योस्टमी और एक होती है लो ट्रिक्योस्टमी। एंड लो, ठीक है। तो हाई और लो में क्या है? ये इंसीजन के बेसिस पर है, मतलब है क्या कि इंसीजन किस टाइप का हो रहा है, कहाँ पर इंसीजन हो रहा है, उसके बेसिस पे होती है ये। तो अगर इंसीजन कहाँ पर हो रहा है? हाई में अगर इंसीजन हमारा होता है अबव इस्थमस, ये ट्रैकिया में ये एक पार्ट होता है अबव इस्थमस, और मोस्टली कहाँ पर होता है ये? C2 to C3, सर्वाइकल वर्टेब्रा में होता है, C2 to C3 पोजीशन पे होता है। तो उसको हम बोलते हैं हाई ट्रिक्योस्टमी, मतलब इस्थमस से ऊपर है तो हाई ट्रिक्योस्टमी C2 to C3 में होती है। और लो ट्रिक्योस्टमी कहाँ होती है? लो ट्रिक्योस्टमी होती है बिलो द इस्थमस, बिलो इस्थमस। एंड इसकी मोस्टली पोजीशन क्या रहेगी? इसकी रहती है C3 to C4। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है ट्रिक्योस्टमी के टाइप में, कि ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन 2 टाइप की होती है ट्रिक्योस्टमी, हाई ट्रिक्योस्टमी एंड लो ट्रिक्योस्टमी। हाई मतलब अबव इंसिजन हुआ है इस्थमस के, लो मतलब बिलो हुआ है इंसिजन। एंड C2 to C3 में हुआ है तो हाई ट्रिक्योस्टमी, C3 to C4 के लिए प्रेफरेंस होती है, जो होती है लो ट्रिक्योस्टमी में होती है। अब 2 टाइप इसके और होते हैं इसी में बेसिस ऑफ इंसिजन में। एक होता है वर्टिकल, अगर इंसिजन देते हैं तो वर्टिकल ट्रिक्योस्टमी होती है, अगर हॉरिजॉन्टल ट्रिक्योस्टमी करनी है तो हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं। वर्टिकल इंसिजन में वर्टिकल ट्रिक्योस्टमी, इंसिजन अगर वर्टिकल है तो हो गई वर्टिकल ट्रिक्योस्टमी, अगर हॉरिजॉन्टल इंसिजन है तो हो जाती है हॉरिजॉन्टल ट्रिक्योस्टमी। ठीक है, तो क्या हुआ? 4 टाइप के हो गए इंसिजन के बेस पे, 4 टाइप के हो गए। एक हो गई हाई लो, एक हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब लास्ट बात होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन या फिर सिचुएशन। बी टाइप जो है इसका वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन या फिर सिचुएशन। ये दूसरा टाइप है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। कंडीशन मतलब इसमें 2 ही टाइप्स होते हैं,
एक होती है इमरजेंसी और एक होता है प्लान्ड। एक प्लान्ड होता है और एक इमरजेंसी इंसिजन होता है। तो जो प्लान्ड वाला होता है वो हमेशा वर्टिकल इंसिजन देते हैं उसमें, और जो इमरजेंसी वाला होता है उसमें हमेशा हॉरिजॉन्टल देते हैं। प्लान वाले में वर्टिकल इंसिजन होता है और इमरजेंसी वाले में हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस यही है कि जो प्लान्ड है पहले से ट्रेकियोस्टमी, मान लो कि ठीक ठाक पेशेंट आया है ना, पेशेंट जब आया है और उसको हमने देखा है तो, और मतलब कि उसकी इतनी सीवियर कंडीशन नहीं है, तो हमने प्लान करा कि चलो अभी शाम तक कर देंगे ट्रेकियोस्टमी या फिर कल कर देंगे ट्रेकियोस्टमी, इतनी सीवियर कंडीशन नहीं थी तो इट विल बी प्लान। पर इमरजेंसी में क्या है कि बिल्कुल ही रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है या पैरालिसिस हो गया है पूरा रेस्पिरेशन का, तो हम इमरजेंसी करते हैं और उसमें हमेशा हम देते हैं हॉरिजॉन्टल इंसिजन। ठीक है, अब तीसरी बात होती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। एक हो गई ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन, एक हो गई ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ, ये सी है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेस पर भी दो टाइप की होती है ट्रेकियोस्टमी, एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्पररी। एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्पररी। एज द नेम सजेस्ट, टेम्पररी मतलब कि बस कुछ टाइम के लिए ही ओपनिंग करी जाती है, उसको हमने बोला टेम्पररी। और परमानेंट मतलब हमेशा के लिए पेशेंट को मतलब जरूरत है ट्रेकियोस्टमी की, खुद से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, वो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ नहीं कर पाएगा, तो उसको हम कराते हैं परमानेंट। ठीक है, अब परमानेंट वाले में क्या है, सीवियर है कंडीशन, तो इसमें क्या करेंगे, फेरिंक्स और ट्रैकिया को परमानेंटली डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ट्रैकिया का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है उसको सूचर कर देंगे स्किन के साथ। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला प्रॉक्सिमल एंड, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास। ठीक है, मतलब जहां से स्टार्टिंग है वहां से सूचर करके उसको स्किन में लगा देंगे, परमानेंटली डिस्कनेक्ट करेंगे। फेरिंग्स क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑर्गन है ना हमारा फेरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर फेरिंग्स होता है, मैंने अभी बताया था ना कि लैरिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया आता है, तो लैरिंग्स के ऊपर फेरिंग्स आता है। तो फेरिंग्स और ट्रैकिया के अंदर कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ये फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स होता है, फिर ये ट्रैकिया आ जाता है हमारा। तो ये फेरिंग्स और ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया है और ये जो फेरिंग्स है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, इसको पूरा डिस्कनेक्ट कर देंगे पूरी तरह से। ठीक है, और ये जो प्रॉक्सिमल एंड है इसका, इसको सूचरिंग कर देंगे, इसकी स्किन में ऐसे करके इसको सूचर कर देते हैं परमानेंटली, और ऑक्सीजन डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं ट्रैकियोस्टमी ट्यूब लगा के। परमानेंट है इसलिए परमानेंटली डिस्कनेक्ट करेंगे किसको, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया आर परमानेंटली डिस्कनेक्टेड। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देंगे उसको, और क्या होगा, और प्रॉक्सिमल एंड को, एंड ऑफ ट्रैकिया सूचर्ड विथ स्किन, सूचर विथ स्किन। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई हमारे परमानेंट की। अब टेम्पररी में क्या होता है, टेम्पररी में क्या है, ओपनिंग क्रिएट करते हैं ट्रैकिया में और ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं फॉर टेम्पररी पर्पस। ठीक है, जो जनरली हमारे हॉस्पिटल्स में यूज होता है। तो क्या करेंगे, इसमें ओपनिंग बनाएंगे, नॉर्मल जो ट्रैकियोस्टमी के बारे में बताया है मुझे मैंने आपको, ओपनिंग इनटू ट्रैकिया फॉर टेम्पररी यूज। ठीक है, फॉर टेम्पररी यूज। इसमें परमानेंटली हम कुछ नहीं डिस्कनेक्ट करते हैं, फेरिंग्स और ट्रैकिया को पूरा डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, इसमें हम एक बस ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं ट्रैकिया के अंदर और ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो हमने बात की तीन टाइप की। फर्स्ट हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन, दैट विल बी हाई एंड लो। हाई मतलब अबव द लेवल ऑफ isthmus C2 to C3, एंड लो बिलो द लेवल ऑफ isthmus, दैट विल बी C4 to C5। एंड देन हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ
कंडीशन, तो उसमें होता है प्लान्ड और इमरजेंसी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन दैट विल बी परमानेंट एंड टेम्पररी। तो ये तो बात हो गई कि इंडिकेशंस क्या हैं और टाइप्स क्या हैं। अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे कि ट्रेकियोस्टमी ट्यूब में क्या, एक ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जब होती है हमें देख के पता भी तो होना चाहिए ना कि ट्रेकियोस्टमी ट्यूब दिखती कैसी है। तो एक ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के अंदर होता क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं और ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह की दिखती है कुछ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, ऑल्दो मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है बट आई होप मैं समझा पाऊँ इसमें। ये एक ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है, ठीक है। ये आउटर कैन्युला है। आउटर कैन्युला में क्या होता है कि दोनों साइड से यहाँ पर ये जो गोल गोल बनाई हुई है मैंने, ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये ओपनिंग किस लिए होती है, ताकि यहाँ पर हम बांध सके इसको, ठीक है। ये गला होगा ना, यहाँ पर ये गला है, नेक है ये, तो नेक में ऐसे इसको बांध सके हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को, तो उसके लिए यहाँ पर ओपनिंग होती है। अब जो ये पार्ट होता है ये आउटर कैन्युला है, ये जो है ये पूरा आउटर कैन्युला है, मतलब ये चीज हमारी ट्रैकिया के अंदर जाएगी, यहां से ट्रैकिया के अंदर जाएगी ये चीज। ये जो है ये इनर कैन्युला है, इनर कैन्युला ये इसके अंदर फिक्स होगा, ठीक है। इसको ऊपर से लगाएंगे, इसके अंदर फिक्स होगा और ट्रैकिया के अंदर जाएगा। ये चीज क्या होती है, इसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूरेटर। ये क्या है, ये है इनर कैन्युला। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, ये चीज जो है ये तो है आउटर कैन्युला, जो कि हमने ओपनिंग क्रिएट करी हुई है उसके अंदर फिट होगा, ये आउटर कैन्युला फिट होगा उसके अंदर और ओपनिंग एयरवे को ओपन रखेगा, ठीक है। दो टाइज होती हैं इसके अंदर, दो ओपनिंग होती हैं टाई करने के लिए। और दूसरा पार्ट होता है इनर कैन्युला। इनर कैनुला जो होता है ये इसके अंदर फिक्स होता है। इनर कैनुला जो होते हैं वो मोस्टली रीयूजेबल होते हैं, ठीक है, एंड डिस्पोजेबल होते हैं जो इनर कैनुला होते हैं। इनर कैनुला का काम क्या है, ये लॉक करता है आउटर कैनुला को एक ही प्लेस में, ठीक है। ये इसके अंदर अगर नहीं होगा तो इसको लॉक नहीं कर पाएंगे। इसकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए, ट्रैकिया के अंदर इसकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए इसके अंदर होता है एक इनर कैनुला, ये रीयूजेबल और डिस्पोजेबल होता है। अब बात करें हम थर्ड पार्ट की, जो कि है ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर क्या है, इसी के अंदर फिक्स होता है, यहाँ पर मान लो अंदर से डाला हमने, ये ऑब्ट्यूरेटर चला गया इसके अंदर, ये ऑब्ट्यूरेटर है। तो ऑब्ट्यूरेटर का काम क्या होता है, ऑब्ट्यूरेटर का काम होता है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना। जब हम इंसर्ट कर रहे हैं इसको, जब हम ट्रैकिया के अंदर डाल रहे हैं, ये ट्रैकिया है हमारा, इस ट्रैकिया के अंदर जब डाल रहे हैं हम, तो पोजीशन देना, डायरेक्शन में इंसर्ट करवाना है, हम ऊपर से इसको हिला सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन बन जाएगी और ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को चेंज करते वक्त भी ये काम आता है। इंसर्शन के टाइम काम आएगा ये ऑब्ट्यूरेटर, और क्या काम आता है, जब हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को चेंज करते हैं तब भी काम आता है। ऊपर से इसको अंदर घुसाना होता है ताकि एक क्या मिल सके, पोजीशन मिल सके और डायरेक्शन मिल सके। जब हम पेरीफ्रीज में यहाँ पर कैन्युला लगाते हैं तब भी आपने देखा होगा, जब कैन्युला फिक्स करते हैं तो स्टिलेट को हम बाहर निकाल लेते हैं ना, तो जो स्टिलेट को जैसे बाहर निकाल लेते हैं ऐसे ही इस ऑब्ट्यूरेटर को हमें जैसे ही तुरंत ट्रेकियोस्टमी ट्यूब अंदर चली गई है वैसे ही तुरंत हमें ऑब्ट्यूरेटर को निकाल लेना होता है, इमीडिएटली आफ्टर द प्लेसमेंट। और क्या करना है, इसको फ्यूचर यूज के लिए हमेशा बेड साइड पे रखना है, ताकि एक्सीडेंटली अगर कभी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब निकल जाए तो उस केस में क्या हो, ऑब्ट्यूरेटर प्रेजेंट हो, ताकि डायरेक्शन में हम फिर से इनर कैन्युला को ले जा सके और ट्रकिया में डाल सके। अब ये बात वैसे मैंने किसकी की स्टार्टिंग में बताना भूल गई मैं, दो टाइप की हमारी ट्रकियोस्टमी होती हैं। अगर वाइडली देखा जाए तो दो टाइप की ट्रकियोस्टमी होती है, जो एक होती है डबल ल्यूमन और एक होती है सिंगल ल्यूमन। तो जो डबल ल्यूमन ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर मोस्टली ये सारे पार्ट्स होते हैं। ये किसके पार्ट्स होते हैं, डबल ल्यूमन ट्यूब्स के, डबल ल्यूमन ट्यूब्स के पार्ट है। आउटर कैनुला, इनर कैनुला एंड ऑब्ट्यूरेटर। अब जो सिंगल ल्यूमन होती हैं
उसके अंदर ये होगा ये आउटर कैनुला होगा, ऑब्ट्यूरेटर होगा, इनर कैनुला नहीं होगा। तो इट हैज नो इनर कैनुला। इसमें इतना ही डिफरेंस है बस, ठीक है, कि इसके अंदर इनर कैनुला प्रेजेंट नहीं होता। सारा का सारा काम कौन कर रहा है? आउटर कैनुला ही कर रहा है और ऑब्ट्यूरेटर कर रहा है। अब एक बात और है डबल ल्यूमेन में, ये तो 3 पार्ट तो होते ही होते हैं इसमें। अब एक चीज और होती है इसके अंदर होता है कफ। यहाँ पर ये सब चीजें मान लो अंदर ही है। अब यहाँ पर बलून होगा, कफ्ड होगी। ये ट्यूब कैसी होगी? कफ्ड होगी, फूली हुई होगी। अब यहाँ से क्या है, क्या अटैच्ड होगा? एक पायलट बलून अटैच्ड होगा, ये बलून टाइप अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ये बलून क्या इंडिकेट करता है? ये बलून इंडिकेट करता है प्रेजेंस किसका? एयर के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। और ये बलून, ये जो होता है ये कफ्ड कैथेटर जो है ये ट्रैकिया के अंदर घुसा हुआ होगा, ठीक है। अब इसको ट्रैकिया की इमेज के साथ मैं समझाती हूँ आपको कि कैसे ये ट्यूब अंदर जाती है। पहले 2 चीजें याद रखनी है कि ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के 2 मेजर पार्ट्स टाइप्स हैं, कि एक तो डबल ल्यूमेन होता है, एक सिंगल ल्यूमेन होता है। डबल ल्यूमेन में ये 3 चीजें होती हैं। आउटर कैनुला, इसके अंदर फिट होता है इनर कैनुला, आउटर कैनुला को फिक्स रखने के लिए। और फिर ऑब्ट्यूरेटर होता है जो कि जब इंसर्ट कर रहे होते हैं तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एक फ्लो में ट्रैकिया के अंदर। और ऑब्ट्यूरेटर को हम हमेशा निकाल लेते हैं प्लेसमेंट के बाद, लेकिन बेड साइड रखते हैं हमेशा, ताकि एक्सीडेंटली कभी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब निकल जाए तो हम फिक्स कर सकें। और सिंगल ल्यूमेन के अंदर कोई इनर कैनुला नहीं होता है। ये मान लो ये ट्रैकिया है हमारा, ठीक है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स होंगे। ये ट्रैकिया है, ये है जो मैंने बताया आपको आउटर कैनुला है, और ये इनर कैनुला है। ऑब्ट्यूरेटर को प्लेसमेंट के बाद ही हम रिमूव कर देते हैं। तो आउटर कैनुला की ये 2 जो मैंने बताया था ओपनिंग्स होती हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? टाई होती है, टाई करने के लिए होता है, यहाँ से बांधने के लिए पेशेंट की नेक पे प्लेसमेंट करने के लिए अच्छे से। अब होता क्या है, यहाँ से ब्रीद इन मतलब कि एयर क्या है अंदर जाती है, यहाँ से अंदर जाती है, और यहाँ से ये आती है बाहर, ब्रीद आउट, ठीक है। अटैच किससे होता है? ये ऑक्सीजन डिलीवरिंग डिवाइस से एक अटैच्ड होता है, जिससे हम ब्रीद कर रहे हैं। ब्रीद इन यहाँ से होगा, ब्रीद इन, यहाँ से एयर गई, यहाँ लंग्स में पहुंच गई हमारे, ठीक है, लंग्स में पहुंच गई हमारे ये एयर। और अब क्या हुआ, यहाँ से एयर आई, जब हम एक्सेल करेंगे तो ब्रीद आउट। ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब ऐसे अटैच्ड होती है। ये है डबल ल्यूमेन ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है, जिसके अंदर एक आउटर कैनुला होता है, एक इनर कैनुला होता है, और ऑब्ट्यूरेटर होता है जिसको हम प्लेसमेंट के बाद निकाल देते हैं। अब एक चीज और होती है, इसके अंदर होता है कफ। मैंने बताया ना कफ वाली भी होती है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। तो मान लो ये कफ्ड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है, ये कफ्ड है, ठीक है। कफ्ड होगी तो ये किससे अटैच्ड होगी? एक बाहर अटैच्ड होगी एक पाइवट बलून से। ये बलून क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है, क्या है ये? इसको बोलते हैं पाइवट बलून। ये क्या इंडिकेट करता है? पाइवट बलून इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एयर को इंडिकेट करता है। ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एयर को इंडिकेट करता है। किस में? इस कफ के अंदर एयर है कि नहीं है, उसको कौन इंडिकेट करता है? जो बाहर है। ये बॉडी के अंदर है इन्फ्लेटेड ट्रैकियल ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं कफ्ड ट्यूब, और ये जो बलून है ये बाहर है। ये बलून से हमें पता चल जाता है कि इस अंदर जो कफ है उसके अंदर एयर है भी कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी डबल ल्यूमेन ही होती हैं। जो पफ्ड होती हैं, कफ्ड होती हैं अंदर से ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, वो भी जो होती हैं हमारी, वो डबल ल्यूमेन ही कहलाती हैं। ये आउटर कैनुला का काम क्या होता है? ये आउटर कैनुला स्टोमा को ओपन रखता है। स्टोमा को ओपन नहीं रखता, मतलब एयरवे को ओपन रखता है, स्टोमा में फिक्स होता है। कीप एयरवे ओपन, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है वो होता है इनर कैनुला, और इनर कैनुला क्या करता है? आउटर कैनुला को पोजीशन में रखता है। अब बात करी थी मैंने ऑब्ट्यूरेटर की।
जिसको हम रिमूव कर देते हैं एज सून एज द ट्रैकियोस्टमी ट्यूब इज फिक्स्ड इनटू द ट्रैकिया। अब ऑब्ट्यूरेटर का काम क्या है? ऑब्ट्यूरेटर क्या करता है? डायरेक्शन में ले जाता है, फैसिलिटेट करता है डायरेक्शन ऑफ ट्यूब, डायरेक्शन ऑफ ट्यूब। ऑलवेज कीप ऑब्ट्यूरेटर बेड साइड, ऑब्ट्यूरेटर बेड साइड, ठीक है। और इसको हम ऑब्ट्यूरेटर को हमेशा रिमूव कर देते हैं जैसे ही प्लेसमेंट हो जाता है हमारा ट्रैकिया का। तो ये तो बात हो गई डबल ल्यूमन ट्रैकियोस्टमी ट्यूब्स की, जिसके अंदर आउटर कैनुला होता है, इनर कैनुला होता है, कफ्ड भी होती है ये ट्यूब्स। और क्या होता है? और होता है हमारा ऑब्ट्यूरेटर, जिसको हम रिमूव कर देते हैं। और जो ये कफ्ड होता है वो बेसिकली हम सारे पेशेंट्स के अंदर यूज नहीं करते हैं हम कफ्ड ट्रैकियोस्टमी ट्यूब। कफ्ड ट्रैकियोस्टमी ट्यूब बेसिकली हम उन पेशेंट्स के अंदर यूज करते हैं जिन पेशेंट के अंदर क्या होता है, जिनके अंदर वेंटिलेटर लगा होता है, जिन पेशेंट्स को वेंटिलेटर लगा होता है बेसिकली उनके लिए हम कफ्ड यूज करते हैं। और इसको क्या, जो कफ वाला यूज होता है फॉर पेशेंट विद वेंटिलेटर, वेंटिलेटर सपोर्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए होता है। और ये करता क्या है, जब इसको इन्फ्लेट करेंगे हम बाहर से, जब इन्फ्लेट करेंगे इट विल सील द एयरवे। अब सील क्यों करना है हमें एयरवे को? हमें एयरवे को सील इसलिए करना है कि मान लो कि जो वेंटिलेटर वाला पेशेंट था उसको कोई एनजी फीड भी चल रही है, ठीक है, या कोई ट्यूब फीडिंग्स चल रही है उसको, तो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम उस टाइम पे इन्फ्लेट कर देंगे ताकि एयरवे सील हो जाए और जो वो खाना है वो फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। हमारे ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं ना, तो हमारे ट्रैकिया के अंदर ना घुसे खाना। तो उस टाइम पे हम इन्फ्लेट करेंगे और इन्फ्लेशन से क्या होगा, एयरवे सील हो जाएगी, एयरवे सील हो जाएगी। तो जो ट्यूब फीडिंग्स जा रही हैं उसकी वजह से एस्पिरेशन नहीं होगा। तो ट्यूब फीडिंग्स होती है वेंटिलेटर पेशेंट्स के अंदर, तो इसलिए हम ज्यादातर ये कफ्ड वाला यूज करते हैं उन पेशेंट्स के अंदर। सिंगल ल्यूमन की मैंने बात कर ही ली थी कि सिंगल ल्यूमन्स क्या होते हैं। सिंगल ल्यूमन में सब चीजें होंगी, ये सारी चीजें होती हैं, बस उसमें एक चीज नहीं होती है, इनर कैनुला उसके अंदर नहीं होता है। अब एक बात और है, दो टाइप की और होती हैं ये ट्यूब्स, एक होती है फेनिस्ट्रेटेड और एक होती है कफ्ड फेनिस्ट्रेटेड, मतलब कि अनकफ्ड भी बोल सकते हैं उनको, और फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब्स होती हैं। अब जो ये फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब्स होती हैं उसमें क्या होता है, फेनिस्ट्रेटेड वाली में, फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब्स, फेनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, ओपनिंग ही होता है। तो फेनिस्ट्रेशन में क्या होता है, एक प्री कट ओपनिंग होती है अपर पार्ट में, आउटर कैनुला के अपर पार्ट में, यहाँ पर या आउटर कैनुला, इनर कैनुला में नहीं होगी, ठीक है, आउटर कैनुला में यहाँ एक प्री कट ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ से ओपन होता है ये, इधर ऐसे गोल गोल होगा, मतलब कि ओपनिंग है, आने जाने की जगह है यहाँ पर। तो इसमें होगा क्या, ये फेनिस्ट्रेशन प्रेजेंट होता है अपर पार्ट में फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब्स में, टू वीन द क्लाइंट फ्रॉम ट्रैकियोस्टमी। किस लिए, जब ट्रैकियोस्टमी हटाने के लिए हम कर रहे होंगे कोशिश, मतलब वीन ऑफ कर रहे होंगे पेशेंट को और उसका नेचुरल एयरवे कंटिन्यू हो सके, उसके लिए ये फेनिस्ट्रेशन होता है। फेनिस्ट्रेशन क्या अलाउ करता है, क्या होगा यहाँ से, फेनिस्ट्रेशन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन में ओपनिंग क्रिएट करने को बोलते हैं ना। ऊपर जो ओपनिंग होती है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए ओपन होती है, क्योंकि फेरिंग्स और लैरिंग्स का काम क्या होता है, स्पीच में भी काम होता है उनका। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ट्रैकियोस्टमी हम हटाने की कोशिश करेंगे पेशेंट को, तो पहले एकदम से थोड़ी हटा देंगे, पहले उसके नेचुरल एफर्ट्स देखेंगे, तो वो अपनी नेचुरल एफर्ट्स के साथ भी ब्रीथ कर पाए। और फेरिंग्स लैरिंग्स में कनेक्शन है, इसकी वजह से ये क्या कर पाएगा, बोल भी पाएगा, इट विल हेल्प इन स्पीच, तो बोल भी पाएगा और यहाँ से एयर भी अंदर जाती रहेगी, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब्स को हम स्पीकिंग ट्यूब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बोलने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें फेरिंग्स और लैरिंग्स की तरफ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स की तरफ एक और ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये तो बात हो गई फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब्स की। फेनिस्ट्रेटेड को हम बोलते हैं
प्री कट ओपनिंग अपर पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट होती है, वीनिंग के लिए होता है ट्रेकियोस्टमी से, और उसको स्पीकिंग ट्यूब्स भी बोलते हैं। अब दूसरी होती है कफ्ड फेनिस्ट्रेटेड। मतलब फेनिस्ट्रेशन भी होगा और कफ्ड भी होगा। क्यों होगा कफ्ड फेनिस्ट्रेटेड? कफ्ड फेनिस्ट्रेटेड कभी भी वीनिंग के लिए यूज नहीं होती। वीनिंग के लिए जो यूज होती है वो होती है फेनिस्ट्रेटेड वाली ट्यूब्स। फेनिस्ट्रेटेड नॉन कफ्ड अनकफ्ड ट्यूब्स जो होती हैं वो वीनिंग ऑफ ट्रेकियोस्टमी में यूज होती हैं। जो कफ्ड वाली होती है वो क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड पैरालिसिस की पेशेंट जो होते हैं और जो वेंटिलेटर पे पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज होती है, फॉर वेंटिलेटरी पेशेंट्स। वेंटिलेटर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कफ्ड फेनिस्ट्रेटेड यूज करते हैं हम ट्यूब, ताकि जब वेंटिलेटर लगा है तब भी पेशेंट, वेंटिलेटर लगा है तब तो हम कैप्ड कर दें। कैप्ड कर देंगे मतलब क्या करेंगे? जब वेंटिलेटर पे नहीं होगा तब हम कफ को क्या है डिफ्लेट कर देंगे और कैप करेंगे, ताकि पेशेंट क्या है बोल पाए। कफ्ड फेनिस्ट्रेटेड का मतलब है कि ये हमारे हाथ में हम यूज करेंगे। अब मानो कफ्ड, मैंने बताया ना इन्फ्लेट करेंगे तो एयरवे क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा ना, तो डिफ्लेट कर देंगे इसको, डिफ्लेट और कैप करेंगे ट्यूब को। जब क्या है पेशेंट क्या है नॉट ऑन वेंटिलेटर, ताकि पेशेंट बोल पाए, ठीक है, फॉर स्पीच। और फिर जब पेशेंट को या फिर स्पीच के लिए वेंटिलेशन की, रेस्पिरेटरी के लिए वेंटिलेशन की जरूरत होगी तो फिर से इसको इन्फ्लेट कर सकते हैं और कैप को खोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर से वेंटिलेटर पे क्या होगा? ब्रीथ हम ले सकते हैं पेशेंट को। मतलब कि स्पॉन्टेनियस भी ब्रीथ कर रहा है पेशेंट इसमें, और वेंटिलेटर भी लगा हुआ है और स्पॉन्टेनियसली एफर्ट भी कर रहा है। तो जब वेंटिलेटर की जरूरत हो पड़ी तो उसको इन्फ्लेट कर दिया, और जब वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी तो डिफ्लेट कर दिया, ठीक है। इतनी ही बात होती है इसके पार्ट्स में। ये सारी बात की हमने किसकी, कि कितने पार्ट्स की ट्यूब्स होती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक होता है, हमने बात की डबल ल्यूमन, जिसके अंदर होता है आउटर कैनुला, इनर कैनुला और ऑब्ट्यूरेटर। एक होता है सिंगल ल्यूमन, जिसके अंदर खाली इनर कैनुला नहीं होता, बाकी सब होता है। एक होती है फेनिस्ट्रेटेड, जिसको हम स्पीकिंग भी बोलते हैं, जो कि वीनिंग में यूज होती है। और एक होती है एक होती है कफ्ड फेनिस्ट्रेटेड, जो स्पीकिंग और वीनिंग के लिए यूज होती है। वो वाली ट्यूब्स अनकफ्ड होती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स की। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला बताना चाहूंगी मैं, कि ट्यूब्स का साइज कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्यूब साइज को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला जो है वो है एज इन ईयर्स अपॉन 4+4, ठीक है। और एक होता है वेट इन केजी अपॉन 10 प्लस 3.5। तो दो फॉर्मूलाज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? साइज को, ट्यूब्स की कौन से साइज की होगी वो देख सकते हैं। एज इन ईयर्स अपॉन 4+4, या फिर कैलकुलेट करेंगे वेट इन केजी अपॉन 10 प्लस 3.5। तो अब ट्यूब्स के साइज की बात करने के बाद हम बात करते हैं कि नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, ठीक है। नॉर्मल लेंथ कितनी होती है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब की? लेंथ पहले देखते हैं एडल्ट में कितनी होती है, चाइल्ड में कितनी होती है, और इन्फेंट में कितना साइज होता है नॉर्मल। तो एडल्ट में जो होता है वो साइज होता है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का 60 to 90 mm, और चाइल्ड में होता है 40 to 45 mm, और इन्फेंट में होता है 30 to 35 mm। ये बात हो गई नॉर्मल लेंथ कितनी होती है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब की। एडल्ट में होती है 60 to 90 mm, चाइल्ड में 40 to 45 mm, और इन्फेंट के अंदर जो यूज होती है वो है 30 to 35 mm।
तो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का प्रोसीजर मैं बता चुकी हूँ, कैसे हम स्टोमा क्रिएट करते हैं और टाई करते हैं, फिर वो ट्रैकिया के अंदर चली जाती है ट्यूब और फिर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं उसको ताकि ब्रीथ कर पाए पेशेंट इजीली। कफ्ड होती है ताकि हम इन्फ्लेट कर सकें उसको अगर वेंटिलेटर दिया हुआ है पेशेंट को, तो ताकि एस्पिरेशन के चांसेस कम रहे। हमेशा कौन सी पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर? हमेशा पोजीशन दी जाती है रोज पोजीशन। ड्यूरिंग देते हैं हम रोज पोजीशन में क्या होता है, ये जो हमारा सर है ये हाइपर एक्सटेंडेड होता है और नेक भी एक्सटेंडेड, मतलब सर, ये जो सर है ये ऐसे एक्सटेंड होगा ताकि हमारा जो ट्रैकिया है वो इजीली विजिबल हो। ऐसे नेक और हेड हाइपर एक्सटेंडेड होंगे और ये जो शोल्डर्स आएंगे यहाँ पे, इसको हम सपोर्ट करते हैं किसी चीज से। तो हाइपर एक्सटेंडेड हेड एंड नेक, उसी को रोज पोजीशन कहते हैं। और आफ्टर प्रोसीजर हम फाउलर्स पोजीशन देते हैं। आफ्टर प्रोसीजर फाउलर्स पोजीशन। फाउलर्स पोजीशन पता ही होगा आप सबको, सेमी सिटिंग 30 to 45 डिग्रीज पे होती है। ट्रेकियोस्टमी करने के लिए हम हमेशा रोज पोजीशन देंगे एंड आफ्टर हमेशा फाउलर्स पोजीशन देंगे पेशेंट को फॉर द ईज ऑफ रेस्पिरेशन। हमेशा फाउलर्स पोजीशन ही प्रेफर करी जाती है। अब आती है बात, सब चीजों की बात हो गई, अब बात करेंगे हम कॉम्प्लिकेशंस की कि ट्रेकियोस्टमी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो लेट्स सी, एक एक करके हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जिसके हम बारे में बात करेंगे वो है ट्रैकियोमलेशिया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है सॉफ्टनिंग हो जाना ट्रैकिया की या फिर नैरोइंग हो जाना ट्रैकिया की। ये होता क्यों है? कांस्टेंट प्रेशर की वजह से होता है। कांस्टेंट प्रेशर जैसे लग रहा है कफ के थ्रू, मोस्टली किस में होता है? ये कफ्ड ट्यूब्स में होता है। तो कफ ट्यूब्स के थ्रू जब कॉन्स्टेंटली प्रेशर लगता रहता है, उसकी वजह से क्या होता है? ट्रैकियल डायलेशन होता है और नैरोइंग हो जाती है। डायलेट होगा तो मतलब सिकुड़ जाएगा ना, जिसकी वजह से नैरोइंग हो जाएगी, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी पेशेंट को। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें करना क्या है? अगर पेशेंट को ट्रैकियोमलेशिया हुआ है, हमें दिख रहा है कि ट्रेकियोस्टमी की है, फिर भी पेशेंट को क्या है? अनइजीनेस हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहला जो हमें करना है वो ये है कि अनकफ ट्यूब यूज करेंगे। क्योंकि सारा प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो ज्यादा क्रिएट किसकी वजह से हो रहा है? कफ ट्यूब्स की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो अनकफ ट्यूब्स यूज करेंगे एज सून एज पॉसिबल और मॉनिटर करेंगे। क्या मॉनिटर करेंगे? कफ प्रेशर और वॉल्यूम को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। कफ प्रेशर और एयर वॉल्यूम को मॉनिटर करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर कफ ट्यूब्स की वजह से क्या होता है? ट्रैकिया का डायलेशन नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हमने करना क्या है? इसमें करना हमने यही है कि हम क्या करेंगे? अनकफ ट्यूब यूज करेंगे एज सून एज पॉसिबल। और क्या करना होता है इसमें? हमें क्या करना है? अनकफ ट्यूब यूज करेंगे और मॉनिटर क्या करना है इसमें? मॉनिटर कफ प्रेशर एंड एयर वॉल्यूम को मॉनिटर करते रहेंगे। तो ये तो बात होगी ट्रैकियोमलेशिया की, कि सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रैकिया है और क्या? नैरोइंग ऑफ ट्रैकिया है। दूसरा जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है और एक मेडिकल इमरजेंसी भी है, वो है हमारा ट्रैकिया इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला। सो दूसरा जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है ट्रेकियोस्टमी से, उसके बारे में बात करते हैं, वो है ट्रैकिया इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला। ये क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसके पेशेंट को ट्रीट करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर देंगे हम कि बाद में ट्रीट करेंगे, ट्रेकियोस्टमी तो लगा दी है, सांस तो ले ही रहा है पेशेंट, ऐसा नहीं सोचना है। इसको ट्रीट करना ही करना है, क्योंकि ये क्या है? ये है एक मेडिकल इमरजेंसी। तो इसमें होता क्या है?
माल फंक्शन ट्यूब्स की वजह से होता है, मतलब कि हमने क्या करा, गलत साइज की ट्यूब या फिर क्या की, गलत पोजीशन में डाल दिया है ट्यूब को। माल पोजीशन ट्यूब्स की वजह से होता है। माल पोजीशन, गलत पोजीशन में, मतलब ट्रैकिया हमने इंसर्ट तो किया बट वो ट्रैकिया में जाने की बजाय कहाँ चला गया, वर्टिकल साइड पे चला गया। वैसे तो हमें जाना चाहिए था पोस्टीरियर की साइड, बट लेटरल वॉल पे चला गया ट्रैकिया की, जहां पर इनोमिनेट आर्टरी या ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी क्या करती है, सप्लाई करती है। तो उसमें क्या होगा, इन दोनों ट्रैकिया और इनोमिनेट आर्टरी के बीच में एक फिस्चुला क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट होगा, जनरली तो क्रिएट नहीं होता, आर्टरी तो आ रही है, आर्टरी सप्लाई भी कर रही है, ठीक है, ट्रैकिया है। तो जिस ट्रैकिया को अंदर आना था, लोअर साइड में जाना था और लंग्स को सप्लाई करना था, वो यहां ना जाके कहाँ पोजीशन कर दिया हमने, लेटरली पोजीशन कर दिया। तो जो आर्टरी आ रही थी उसके और इसके बीच में एक फिस्चुला क्रिएट हो गया, एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो गई एक, है ना, लेटरली हमने इंसर्ट कर दिया गलती से। तो जो ये एबनॉर्मल फिस्चुला क्रिएट हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रैकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्चुला। ये एक क्या है, तो ये कंटिन्यू एक प्रेशर क्रिएट करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रैकिया का नेक्रोसिस होने लगता है, नेक्रोसिस ट्रैकिया का। अब हमें पता कैसे चलेगा इसमें होगा क्या, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, माल पोजीशन की वजह से होता है। ट्रैकियोस्मी ट्यूब को लेटरल वॉल में डाल दिया हमने गलती से, जिसकी वजह से इनोमिनेट आर्टरी और ट्रैकिया के बीच में एक फिस्चुला क्रिएट हो गया। अब कंटिन्यू प्रेशर जब लगेगा तो नेक्रोसिस होता रहेगा ट्रैकिया का। तो हमें पता कैसे चलेगा, इसमें क्या होता है, जो ट्रैकियोस्टमी ट्यूब होती है वो पल्सेट करती है बिल्कुल हार्ट बीट के साथ हमारी। ट्रैकियोस्टमी ट्यूब देखोगे आप तो ऐसे 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 उसको छुओगे तो पल्सेशन हो रही होगी ट्यूब के अंदर, पल्सेट्स विद हार्ट बीट, हार्ट बीट के साथ पल्सेट करेगी। हैवी ब्लीडिंग होगी स्टोमा में से, जो हमारे ओपनिंग क्रिएट करी है वहां से ब्लीडिंग होगी। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है इसलिए, ठीक है, इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। मेडिकल इमरजेंसी वही होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, लाइफ थ्रेटनिंग है तो इसका हमें बेसिकली बहुत ध्यान रखना है। हुआ क्यों है, मैंने बताया, गलत ट्यूब का साइज ले लिया है या फिर गलत पोजीशन में डाल दिए ट्रैकिया की, इसलिए होता है, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, मेनली हमें याद रखना है कि करेक्ट साइज और ट्यूब यूज करना है, ठीक है। पुलिंग और टगिंग नहीं करनी है ट्रैकियोस्मी ट्यूब की। ऐसा नहीं है कि ट्रैकियोस्मी ट्यूब डाल दी अंदर और फिर इसको पुल कर रहे हैं, जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं फालतू में, ऐसे नहीं करना है। हमेशा नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अगर पल्सेटिंग ट्यूब मिले तो। ऑलवेज यूज करेक्ट साइज एंड मेंटेन मिड लाइन पोजिशन। एंड ऑलवेज नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर आपको क्या दिखे, पल्सेटिंग ट्यूब दिखे तो ये बात हो गई किसकी, ये बात होगी ट्रैकिया इनोमिनेट आर्टरी फिस्चुला की। पहले हमने बात की ट्रैकियोमलेशिया की, जो कि सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रैकिया, नैरोइंग ऑफ ट्रैकिया। उसमें जब भी हम कफ्ड ट्यूब यूज करते हैं उसमें मेजर चांसेस होते हैं ट्रैकियोमलेशिया होने के, इसलिए हमें अनकफ्ड यूज करनी है अगर हो जाए तो, और एयर वॉल्यूम और कफ प्रेशर मॉनिटर करना है। दूसरा है ट्रैकिया इनोमिनेट आर्टरी फिस्चुला, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। अब इसमें और क्या हो सकता है, और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तीसरा इसमें क्या हो सकता है, ट्यूब्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। तो तीसरा बात करेंगे ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है ट्रैकियोस्टमी ट्यूब का। इसे का पता कैसे चलता है हमें कि ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, नॉइजी रेस्पिरेशन होगी, ठीक है, नॉइजी रेस्पिरेशन, वही डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, थिक और ड्राई सिक्रीशंस आएंगे,
क्वेश्चन में आ सकता है ना कि थिक और ड्राई सिक्रीशंस हैं, तो मतलब पेशेंट को क्या हुआ है, तो इट कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रकियोस्टमी ट्यूब अगर लगी है तो उसको हो सकता है ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसके लिए पेशेंट को हम क्या करने के लिए कहेंगे, पेशेंट को बोलेंगे डीप ब्रीथ एंड कफ, ठीक है, करने के लिए बोलेंगे। ह्यूमिडिफिकेशन एंड सक्शनिंग, ह्यूमिडिफिकेशन और सक्शनिंग के लिए बोलेंगे, कर देंगे। और इनर कैन्युला को रेगुलरली क्लीन करते रहना है, ठीक है। इसमें और क्या करना है हमें, क्लीन द इनर कैन्युला रेगुलरली। तो ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस कम होंगे ना, रेगुलरली क्लीन करते रहेंगे तो अंदर कुछ रहेगा ही नहीं, क्लीन होता रहेगा। तो ये तो बात होगी ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन की। अब एक और कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूब डिसलॉजमेंट, मतलब गलती से ट्यूब निकल जाए तो क्या करेंगे। अगर ट्यूब डिसलॉजमेंट हुआ है तो वही सारे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन एक इसमें हमेशा ऑडिबल वीज और स्ट्राइडर सुनाई देता है, ठीक है। क्या सुनाई देता है इसमें, ऑडिबल वीज या स्ट्राइडर जो है हम सुन सकते हैं, और बाकी जो सारे सिम्टम्स आएंगे वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्टम्स आएंगे। इसमें क्या करना है, जब ट्यूब निकल गई है तो उसको जबरदस्ती तो अंदर डालेंगे नहीं, पहले हम उसको सिक्योर करेंगे, ट्यूब को सिक्योर द ट्यूब, जहां निकली है वही उसी प्लेस में, सिक्योर ट्यूब इन प्लेस। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्लाइंट को बोलेंगे पुल नहीं करना, नेवर पुल द ट्यूब। इसलिए हमेशा सेम साइज की ट्रेकियोस्टमी ट्यूब बेड साइड रखनी चाहिए। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब should be kept at bedside. तो ये तो बात हो गई मेजर कॉम्प्लिकेशंस की, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ट्रैकियोमलेशिया, ट्रैकिया इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला, ट्यूब डिसलॉजमेंट, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। अब कुछ नॉर्मल कॉमन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकते हैं। तो और नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, एफोनिया हो सकता है, लॉस ऑफ स्पीच, बोल नहीं पाएगा पेशेंट, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, जहां पर स्टोमा क्रिएट किया गया है वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। जब भी ब्लीडिंग के साइंस ऑफ ब्लीडिंग, हम ब्लीडिंग हो सकती है ना, साइन ऑफ ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग के कुछ साइंस होते हैं जो हमें देखने चाहिए। सबसे पहले जब अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट को होगी ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी पेशेंट को। एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड, ब्रेथ नहीं मिलेगी, ब्रेथ साउंड, रेस्पिरेटरी रेट नहीं मिलेगा हमें, ब्रेथ साउंड ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, और हमें क्रेपिटस सुनाई देंगे। तो ये सारे अगर सिम्टम्स हमें दिखने, साइंस दिखे हम किसी में सिम्टम्स, तो हम सोच सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या हुआ होगा, ब्लीडिंग हुई होगी। तो ये बात थी सारी कॉम्प्लिकेशंस की, ठीक है। ये जनरल कॉम्प्लिकेशंस हैं, और बड़े बड़े जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पेशेंट के अंदर वो मैंने बता दिए हैं। ट्रैक्यूमलेशिया, ट्रैक्यो इनोमिनेट आर्टरी रप्चर, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूब डिसलॉजमेंट। ट्यूब जब भी डिसलॉज होगी तो डीप कफिंग के लिए कहेंगे, सक्शनिंग के लिए कहेंगे, और टाई चेंजिंग के लिए कहेंगे पेशेंट को। बाकी हो सकता है एफोनिया, वुंड इन्फेक्शन, पल्मोनरी इन्फेक्शन, हाइपोक्सिया, और साइंस ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है स्टोमा में से। ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी सबसे पेशेंट को पहले, और एब्सेंस होंगे ब्रेथ साउंड, और कैपिटस हमें सुनाई देगा। तो ये सारी बात हो गई हमारी कॉम्प्लिकेशंस की। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बाद कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एज अ नर्स हमारा क्या रोल है ट्रैकियोस्टमी में।
सबसे पहली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है किसी पेशेंट में अगर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब लगी हुई है तो असेस करना है रेस्पिरेशन, असेस रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। और क्या करेंगे, असेस करते हैं एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस को असेस करेंगे। और क्या असेस करना है, असेस करना है पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री असेस करनी है। ये 3 चीजें असेस करनी होती है। पेशेंट को क्या इनकरेज करेंगे, इनकरेज फॉर डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग। डीप ब्रीदिंग और कफिंग के लिए असेस करेंगे। कौन सी पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर्स से हाई पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर्स टू हाई फाउलर्स पोजीशन। और क्या करना है पेशेंट के लिए, हमें पेशेंट को बोलना है, मॉनिटर करना है ब्लीडिंग के लिए, डिफिकल्टी ब्रीदिंग के लिए। ब्लीडिंग का साइन मैंने बता दिया आपको, और कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है उसके लिए देखेंगे। सक्शनिंग करेंगे जब भी नीडेड होगा, सक्शनिंग व्हेन नीडेड। और सक्शनिंग के बाद क्या करेंगे, सक्शनिंग SOS व्हेनेवर नेसेसरी। और सक्शनिंग से पहले और बाद में क्या करते हैं, पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं, ठीक है। और क्या करना होता है, कफ प्रेशर को मॉनिटर करना होता है। अगर कफ यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे हम कफ प्रेशर। स्टोमा को असेस करना होता है फॉर ब्लीडिंग एंड ड्रेनेज, असेस स्टोमा फॉर सिक्रीशंस एंड ब्लीडिंग, सिक्रीशंस एंड ब्लड के लिए करेंगे, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, पल्सेशन होगी तो हमेशा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा। और क्या करना होता है, जब भी हम टाइज को रिमूव करते हैं तो पहले न्यू टाइज लगाते हैं, जिससे बांधा हुआ है पहले न्यू टाइज लगाएंगे, उसके बाद रिप्लेस करेंगे ओल्ड टाइज को, देन रिप्लेस ओल्ड टाइज, रिप्लेस करेंगे ओल्ड टाइज को, कट करेंगे और रिमूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आपने कट कर दी, पुरानी वाली पहले कट कर दी और फिर नई लगा रहे हो, नहीं, पहले नया लगाना है, उसके बाद ओल्ड को कट करना है और रिमूव करना है। और बेड साइड क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए जब भी ट्रेकियोस्टमी हुई है पेशेंट को, बेड साइड अवेलेबल क्या क्या होना चाहिए, तो बेड साइड क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, एम्ब्यू बैग अवेलेबल होना चाहिए, ऑब्ट्यूरेटर मैंने बताया अवेलेबल होना चाहिए ताकि एक्सीडेंटली कभी रिमूव हो गया है तो लगाने के लिए, और एक स्पेयर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब होनी चाहिए सेम साइज की, सेम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब होनी चाहिए ऑफ सेम साइज। तो बेड साइड अवेलेबल रखना है हमें एम्ब्यू बैग, ऑब्ट्यूरेटर और एक स्पेयर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो कि सेम साइज की होनी चाहिए। सक्शनिंग हमेशा तभी करनी चाहिए जब नेसेसरी हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि सक्शनिंग करते हुए जब हम विड्रॉ करेंगे कैथेटर को तो प्रेशर तब अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई प्रेशर ड्यूरिंग withdrawal of catheter, कैथेटर किस में, रोटेटिंग मोशन में। जब विड्रॉ कर रहे होंगे, जब ऐसे खींच रहे होंगे तब प्रेशर अप्लाई करना है और रोटेटिंग मोशन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रेशर की। और सक्शनिंग कब करनी है, जब कोई बिल्कुल प्रिस्क्राइब किया हो तभी सक्शनिंग करनी है, उससे पहले सक्शनिंग नहीं करनी है। एंड सक्शनिंग शुड बी फॉर लेस देन 10 सेकेंड्स। ये बात हो गई सारी हमारी क्या, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। और जब हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं,
रिमूवल ऑफ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को क्या कहते हैं? ट्यूब को कहा जाता है डी कैन्युलेशन। कैन्युला को निकालने के को डी कैन्युलेशन नहीं कहते हैं। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को रिमूव करने को हम कहते हैं प्रोसीजर को डी कैन्युलेशन। तो ये सारी बात हो गई हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कि हमें क्या क्या करना चाहिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। रेस्पिरेशन असेस करेंगे, आर्टरी ब्लड गैस असेस करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री असेस करेंगे, इनकरेज करेंगे कफ और डीप ब्रीदिंग, सेमी फाउलर्स हाई फाउलर्स पोजीशन देंगे, स्टोमा को असेस करेंगे ब्लीडिंग और सिक्रीशंस के लिए, कफ प्रेशर मेंटेन करेंगे। और क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है अगर ट्यूब जो है वो पल्सेट करे तो पहले नई टाई लगानी है और उसके बाद पुरानी वाली को कट और रिमूव करना होता है। और बेड साइड रखना है हमें एम्ब्यू बैग, ऑब्ट्यूरेटर और एक स्पेयर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब ऑफ सेम साइज। तो ये बात हो गई सारी। आज हमने पढ़ा किसके बारे में? ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के बारे में। तो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब होता क्या है, क्या करते हैं हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब में? ट्रेकियोस्टमी ट्यूब में हम ट्रैकिया में एक स्टोमा क्रिएट करके ओपनिंग क्रिएट करते हैं ताकि लैरिंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड एयर है वो लंग्स में जा पाए और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना हो। इंडिकेशंस हमने पढ़ा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में देंगे, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में देते हैं हम, और सिक्रीशंस और डेड स्पेसेस को रिमूव करने के लिए भी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब किया जाता है। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के टाइप्स हमने पढ़े, डबल ल्यूमन, सिंगल ल्यूमन, फेनिस्ट्रेटेड। फेनिस्ट्रेटेड को ही कफ्ड कहते हैं, अनकफ्ड कहते हैं, और कफ्ड फेनिस्ट्रेटेड पढ़ी हमने। टाइप्स पढ़े हमने, इंसिजन के टाइप पे पढ़ा हमने, लो और हाई, और पढ़ा हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कंडीशन पे इमरजेंसी प्लान्ड, एंड अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन इट इज टेम्पररी एंड परमानेंट। और हमने बड़ा कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, ट्रैकियोमलेशिया, ट्रैकियोनोमिनेट आर्टरी रप्चर, ट्रैकियल ट्यूब डिसरप्शन, डिसलॉजमेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शन, और काफ़ी सारे पढ़े हमने कि क्या क्या हो सकता है, और हाइपोक्सिया हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, फोनिया हो सकता है। देन हमने पढ़ा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। आई होप आज की मेरी क्लास आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।